जरा सोचो, घने जंगल के बीच में जहाँ पे इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था, वहाँ पे एक अजीब सी सीढ़ी खड़ी हुई थी। जब चार दोस्त इस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाते हैं, उनका सामना होता है एक ऐसे भूखे राक्षस से जिनके लिए इंसान बस एक खिलौने है। उन सभी को लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे वो लड़का मिलता है जो कि 20 साल पहले गायब हो चुका था, और वो आज भी उतनी ही उम्र का है। इन सीढ़ियों का राज बहुत ही खतरनाक है, जिन्हें जानकर आपका होश ही उड़ जाएगा। और इस फिल्म की क्लाइमेक्स मिस बिल्कुल भी मत करना। कहानी की शुरुआत होती है 1957 वाशिंगटन में, जहाँ पे हम केट मार्टिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे जैसी को लेकर अपने माता पिता जीन और बर्नी से मिलने के लिए जाती है। असल में जैसी अपने नाना जीन के साथ शिकार पर जाने वाला था, जिसके लिए उसकी माँ काफी ज्यादा खुश थी। जिन जैसी के आने के बाद उसे कहता है कि अब हमें सफर पे निकलना चाहिए। अब इसलिए बर्नी जल्दी से उनके लिए खाना पैक कर देती है और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। मंजिल पे पहुंचने के बाद जीन एक जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। थोड़ा और जाके वो अपने बंदूक को निशाने पे रखता है, और फिर उन्हें एक हिरन नजर आता है। ग्रैंडपा उस पे गोली चलाने के लिए कहते हैं। जैसी निशाना लगाता है और हिरन को घायल कर देता है। फिर ये दोनों उस हिरन के पीछे जाने लगते हैं। ये लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं, लेकिन जैसी को भूख लगने लगती है, इसलिए वो एक जगह पे रुक के अपना सैंडविच निकालने लगता है। इस बीच जिन काफी आगे निकल जाता है। वो इस हिरन को ढूंढ लेता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है, तब जैसी वहां पे नहीं होता है। वो हिरन को मार के जैसी को ढूंढने निकल जाता है। इस बीच हम जैसी को देखते हैं, जिसे झाड़ियों के बीच में कुछ चीज दिखाई देती है। वो उसे अपना सैंडविच देता है, लेकिन वो चीज वहां से भाग जाती है। इसलिए जैसे भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक अजीब सी सीढ़ी थी। आसपास ना कोई घर था, ना कोई आबादी, और ऐसी चीज का वहां पे होना काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। ये सीढ़ी जंगल के बीचों बीच होने के बावजूद काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ पे ये सीढ़ी लगाई हो। ये देखकर जैसी की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो इन सीढ़ियों पे चलने लगता है। उधर जीन जैसी को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। रास्ते में उसे जीन का बैग मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके आसपास कोई भी जैसी का निशान नहीं दिखाई देता है। उसके अलावा वो सोचता है ये जंगल है, जैसी एक बच्चा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है इस जंगल में। वह जैसी जो कि उन सीढ़ियों के पास था, उसे वहां पे एक जानवर दिखाई देता है। और तो और जैसी को वो जानवर कुछ समय पहले भी दिखाई दिया था। वो कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक राक्षस था। लेकिन तभी वो राक्षस जैसी को पकड़ के अपने पास खींच लेता है। जैसी की चीख की आवाज सुन के उसके दादाजी वहां पे दौड़ते हुए जाते हैं। वहां पे जीन को भी वही रहस्यमयी सीढ़ी दिखाई देती है। तभी उसे सीढ़ी के पीछे से जैसी की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो वहां पे जाता है। लेकिन तभी वो राक्षस उसे भी वहां पे खींचने लगता है, और उन दोनों को खींच के लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे हम दो भाइयों को देखते हैं, जॉस और निक को, जो कि हाइकिंग पे जा रहे थे। रास्ते में वो लोग कुछ सामान लेने के लिए रुकते हैं। वहाँ के स्टोर ओनर से इनकी कुछ बातचीत होती है। स्टोर ओनर को इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग वहाँ पे हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। स्टोर ओनर उनसे सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि रेड मून के समय कुछ लोग उस जंगल में गायब हो चुके हैं। इसलिए उनसे संभल के रहने के लिए कहता है। हालांकि जॉस को तो उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है, मगर निक देखता है कि उस कैफे में काफी लोगों की मिसिंग फोटो लगी हुई है। वो ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। खैर, जब ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, तभी बेका और जॉर्डन इनका इंतजार कर रहे थे। और तो और इस सफर पे उनके साथ एक और आदमी आने वाला था, मगर डक नाम का एक आदमी आता है, क्योंकि वो अपने किसी काम में से नहीं आ पाता है। अब इसके बाद ये लोग अपना बैग पैक करके जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। हालांकि ये लोग 5 ही घंटा चलने के बाद ये लोग बुरी तरीके से थक जाते हैं। लेकिन रिबेका इनसे बताती है कि अभी तक ये लोग आधे कदम ही नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये लोग थोड़ा सा और दूर जाने के बाद सभी लोग आराम करने का फैसला करते हैं। जब जॉर्ज निक का बैग रखवाने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि उसमें
ज़रूरत से ज़्यादा सामान बैग में रख लिया है। सभी लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि फालतू सामान यहीं पे फेंक दे। खैर ये लोग थोड़ी देर बाद अब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे जाने पे उन्हें एक झोपड़ी मिलती है। ये देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इस झोपड़ी को किसने बनाया होगा, जबकि जंगल एकदम से सुनसान है, आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता है इन्हें। आगे जाने पर रेबेका अपना शूज़ बांधने के लिए थोड़ी देर रुकती है, लेकिन ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रेबेका के सामने एक रहस्यमयी औरत आ जाती है, जिसके पैरों में बहुत ही ज़्यादा खून लगा हुआ था। जब वो उसकी तरफ देखती है तब वो डर के मारे एकदम पीछे हट जाती है, लेकिन उसका चेहरा तो और भी ज़्यादा डरावना और खौफनाक था। जब रेबेका दोबारा से ऊपर देखती है तब वो औरत वहाँ पे नहीं होती है, वो वहाँ से चली जाती है। रेबेका अपने दोस्तों को ढूंढती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो दौड़ते-दौड़ते उस झोपड़ी के पास पहुँच जाती है। जब वो वहाँ पे जाती है तब उसे वहाँ पे वही डरावनी औरत मिलती है। रेबेका चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं लेकिन वो लोग उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। अब वो लोग उसे लेने के लिए उसके पास जाते हैं। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तब वो उन्हें बताती है कि यहाँ पे एक डरावनी औरत थी, लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा थक गई है, इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। डग उसकी बातों का मजाक बनाते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन निक को थोड़ा चिंता हो रही थी क्योंकि वो स्टोर ओनर भी उसे यहाँ पे आने के लिए मना कर रहा था। तभी वो लोग डग की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, वो लोग भागते हुए वहाँ पे जाके देखते हैं। उन्हें वहाँ पे डग के कपड़े दिखाई देते हैं लेकिन आसपास डग नहीं होता है। लेकिन तभी डग पानी से बाहर निकलता है और उन पे हँसने लगता है। मगर उसका ये मज़ाक उसी पे भारी पड़ जाता है, मगर वो देखता है कि उसके शरीर पे बहुत सारी चोट चिपकी हुई है। जॉर्डन लाइटर की मदद से उन्हें हटाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो सभी लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो आदमी किसी से बात कर रहा था। असल में यहाँ पे वही औरत होती है जिसे रेबेका ने देखा था। वो औरत सर झुका के उससे बातें कर रही थी, जबकि वो आदमी अपना सर झुका के उससे माफ़ी मांग रहा था। ये लोग उस आदमी की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उस आदमी की नज़र इनके सर पे पड़ती है। उसके सर पे एक बहुत ही बड़ा गहरा घाव था। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते, वो आदमी इनसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी वो औरत अपना चेहरा इनके सामने दिखाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। बच्चे की आवाज़ सुन के ये आदमी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और खुद को गोली मार लेता है। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी वो आदमी नहीं मरता है। उस औरत को देखने के बाद रेबेका रोने लगती है। ये सब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा नया होता है। तभी वो डरावनी औरत उस बच्चे को एक हाथ में उठा लेती है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये कोई बच्चा नहीं होता है बल्कि एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है। और ये आदमी उनके ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन बच के ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस हड़बड़ी में जॉर्ज से निक का बैकपैक वहीं पे छूट जाता है। अब ये लोग एक जगह पे बैठते हैं और सोचते हैं कि ये लोग यहाँ से बच के बाहर कैसे निकल सकते हैं। निक कहता है कि उन्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। जॉर्डन कहता है कि कुछ ही देर में रात होने वाली है और उन्हें यहाँ पे रुकने का कोई ठिकाना ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। निक काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो सभी के ऊपर चिल्लाता है कि मैंने मना किया था यहाँ पे आने के लिए। लेकिन जॉर्ज उसे समझाता और उसे शांत करता है। ये इलाका आबादी से काफी ज्यादा दूर था और पार्क इलाके से भी काफी ज्यादा दूर था, इसलिए ये लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। अब ये लोग यहीं पे रात गुजारने का फैसला करते हैं। उसी दौरान लगी एक खास तरह के मशरूम का शराब पी लेता है। अब देखते ही देखते ही उसके सर पे इस मशरूम का ख्वाब चलने लगता है। रात होते ही सभी लोग अपने टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन जॉर्ज कहता है कि वो वहीं पे बाहर बैठ के पहरा देगा, ताकि कोई भी इनके ऊपर हमला ना कर सके। जब सभी लोग सो रहे थे तभी कोई डग का स्लीपिंग बैग खींच रहा था, जबकि वो नशे में था, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तब वो अपने ऊपर एक राक्षस को देखता है, जो कि उसके शरीर को नोचने लगता है। डग को अंदाजा भी नहीं होता है कि वो राक्षस उसे कितनी ज्यादा दूर लेकर आ गया है। अब डग के मारे वो चिल्लाने लगता है। उसके दोस्त ये आवाजें सुन लेते हैं और उन्हें चिंता होने लगती है कि डग क्यों चिल्ला रहा है। उसका स्लीपिंग बैग भी गायब था, डग भी गायब था। वहां पे उन्हें घसीटने की निशान दिखाई देता है, जिनका ये लोग पीछा करने लगते हैं।
आगे चलते हुए इन्हें डक का जूता मिलता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें स्लीपिंग बैग भी मिलता है फटा हुआ। जॉर्डन कहती है कि जरूर ये किसी तरीके का जानवर का निशान होगा। निक भाग जाता है और वो उसे कहता है किस तरीके का जानवर का। निक उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार पाती इससे पहले रिबेका कहती है कि उन्हें यहाँ से शॉर्टकट का रास्ता मिल जाएगा ताकि ये लोग पास के रेलवे स्टेशन तक पहुंच सके। लेकिन जॉर्डन कहती है कि जब तक ये लोग डक को नहीं ढूंढ लेंगे तब तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। चूंकि रिबेका नक्शा भी लाना भूल गई थी इसलिए ये लोग कोई भी जोखिम नहीं ले सकते हैं। लेकिन तभी थोड़ी दूर पे इन्हें एक रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लग रहा था कि ये डग होगा इसलिए ये लोग वहां पे जाने लगते हैं। यहाँ पे उन्हें वही रहस्यमय सीढ़ियाँ दिखाई देती है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। यहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि यहाँ पे ये बल्ब कैसे लगा हुआ है। जॉर्ज उस सीढ़ी पे चढ़ जाता है लेकिन निक उसे चिल्लाता है और उससे कहता है कि जल्दी से नीचे आओ, यहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है। वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे लेकिन उन्हें अपने दोस्त को ढूंढना था। तभी जॉर्ज को सीढ़ियों के पीछे एक दरवाजा नजर आता है और उसे अंदर से किसी की आवाज भी सुनाई देती है। उन्हें लग रहा था कि ये शायद डग होगा इसलिए वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज जोर लगा के दरवाजा खोलता है लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से अंदर घुसता है वो जोरदार नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसके पैर में काफी जबरदस्त चोट लग जाती है। निक उसकी मदद करने के लिए नीचे जाता है और वो लोग देखते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा गहरी है। ऊपर से वो दोनों लोग इन्हें वापस आने के लिए कहते हैं लेकिन तभी इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। ये लोग जब थोड़ी दूर आगे जाते हैं तब इन्हें वहां पे एक बच्चा मिलता है जो कि डरा हुआ सहमा हुआ एक जगह पे बैठा होता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जैसी होता है जो कि आज से 20 साल पहले यहाँ पे गायब होके आ गया था। जैसे इनसे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएगा और हमें मार देगा। जैसी कहता है कि यहाँ का रास्ता हमेशा बदलता रहता है। खैर ये लोग अब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जैसी रुक जाता है और वो देखता है कि सामने एक खतरनाक जानवर खड़ा हुआ है। जब ये लोग वहां पे देखते हैं तब इन्हें भी वो जानवर दिखाई देता है। अब ये लोग वहां से आगे की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जब ये लोग पीछे देखते हैं तब इन्हें वहां पे वो जानवर नहीं दिखाई देता है। मगर तभी वो जानवर अचानक से पीछे से जॉस के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। निक अपने भाई को नहीं बचा पाता है इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होता है। उसके साथ जैसे भी बाहर आ जाता है वो अपने भाई की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी होता है। इस वजह से वो वहां से भाग नहीं पाता है। दोनों लड़कियां उसे काफी देर तक समझाती है और उससे कहती है कि चलो यहाँ से, वो राक्षस आता ही होगा दरवाजा तोड़ के। जिसके बाद ये लोग वहां से आगे की तरफ भागने लगते हैं। ये लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं लेकिन तभी इन्हें वहां पे डक की लाश मिलती है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब ये लोग बस खुद की जान बचाना चाहते हैं, यहाँ से किसी भी हाल में बस बच के निकलना चाहते हैं। लेकिन तभी रिबिका को एक ट्रेलर दिखाई देता है जिसे देखकर वो वहीं पे रुक जाती है। वो चारों वहां पे जल्दी से भागने लगते हैं लेकिन जैसे ही रिबिका वहां पे पहुंचने वाली होती है वो राक्षस अचानक चीज के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते वो राक्षस अचानक से रिबिका को मार देता है। ये नज़ारा देखने के बाद निक को समझ में आ जाता है कि अब ये लोग जिंदा नहीं बच के यहाँ से जा सकते हैं। इनकी डर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए जैसे इनसे कहता है कि ये राक्षस अब इनको नहीं छोड़ेगा। ये राक्षस हमेशा भूखा रहता है और इसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए शिकार करना पड़ता है। निक जैसी से पूछता है कि वो कैसे जिंदा बचा लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता लेकिन तभी वहां पे जोर जोर से ट्रेलर को हिलाने लगता है वो राक्षस। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इनकी आंखों के सामने इनकी मौत इन्हें दिखाई देने लगती है और तभी यहाँ पे निक अपने भाई की मौत पे रोने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया, मैं बस कायरों की तरह वहां पे बैठा था, शायद मैं उसे बचा सकता था लेकिन मैंने तो कोशिश ही नहीं की। जॉर्डन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अब ये लोग थोड़ी देर शांत हो जाते हैं जिसपे जैसी इन्हें अपना नाम बताता है। अब उसका नाम सुनने के बाद निक को याद आता है कि जैसी वही लड़का है जो कि आज से 20 साल पहले गायब हो गया था क्योंकि जैसी उसके साथ उसके स्कूल में पढ़ता था। ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इन्हें इसकी बात पे विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि निक तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है जबकि जैसी अभी उतनी ही उम्र का है। इसका ये मतलब हो सकता है कि जैसे असल में एक टाइम ट्रेवल कर चुका है
या फिर ये हो सकता है कि वो टाइम को आगे-पीछे करके आ गया है। जैसे इनसे बताता है कि जब वो उस लाल दरवाजे के अंदर आया, तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी और डायमेंशन में आ गया है। वो बताता है कि इन्हें कई बार यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, लेकिन वो हर बार यहाँ से बाहर निकलने में नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि वो राक्षस इनके इंतज़ार में हमेशा वहाँ पे खड़ा रहता है और तो और वो दरवाज़ा हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है। कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि बाहर एकदम से शांति है, यानी कि वो राक्षस यहाँ से जा चुका है। अब इन्हें बाहर जाके जांच करनी चाहिए। निक उसे रोकता है, लेकिन जॉर्डन कहती है कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं बैठे रह सकते हैं, हमें बाहर जाना ही होगा। अब इन्हें यहाँ पे एक गन मिलती है और कुछ बुलेट भी मिलती है, जिसे लेकर ये लोग यहाँ से बाहर के लिए निकलने लगते हैं सेफ्टी से। जैसे ही कुछ बर्तन बाहर फेंकता है ताकि वो राक्षस आकर्षित हो जाए, और अगर वो बाहर आता है तो जैसे ही उसे गोली मारते। अब जैसे ही वो राक्षस इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जॉर्डन की गोली जाम हो जाती है। वो गन में गोली निकलती ही नहीं है। वो राक्षस जॉर्डन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन जल्दी से ट्रेलर का रास्ता बंद कर देता है ताकि वो राक्षस वहां पे ना आ सके। अब निक एकदम से बौखला जाता है, क्योंकि वो अपने सारे दोस्तों को खो चुका होता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो एक माचिस उठाता है और वहाँ पे एक गैस सिलेंडर उठाता है, और वो जैसे इसे कहता है कि उसके बाहर जाने के बाद यहाँ से लॉक कर देना, वो बाहर जाके उस गैस सिलेंडर को राक्षस की तरफ फेंकता है। जैसे ही राक्षस उसके पास आता है, निक उसके सामने एक लाइटर फेंकता है, जिससे वो राक्षस बुरी तरह से वहाँ से जलने लगता है। अब इन्हें लगता है कि वो राक्षस मर गया है, इसलिए वो लोग थोड़ी देर आराम करने लगते हैं, और देखते ही देखते वो सीढ़ी भी पूरी तरह से जलने लगती है। जैसे ही उसके पास आता है, उससे कहता है कि मुझे घर जाना है। अब अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं, जो कि इन्हें बचाने के लिए यहाँ पे आई थी। पुलिस भी ये जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जैसे वही बच्चा है जो कि आज से 20 साल पहले गायब हुआ था। तभी जैसे कि माँ और उसकी नानी उससे मिलने के लिए आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। दोनों में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। जैसे अभी उतना ही बड़ा था जितना बड़े पे वो गायब था। ग्रैंडपा भी उस डायमेंशन में चले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। पुलिस के कुछ पूछताछ करने के बाद निक को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम दोनों दोस्तों को मछली मारते हुए देखते हैं, और दोनों काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके होते हैं। और इसी के साथ और कुछ सवालों के साथ ही मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे कि वो मॉन्स्टर कहाँ से आया, वो रास्ता किसने बनाया है। यहाँ पे ऐसे ही काफ़ी सारे और सवाल होते हैं, जिनका जवाब हमें इस मूवी में नहीं मिलता है। और इसी सस्पेंस और इसी थ्रिल के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।